इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 13। पीहू झूमती शौर्य की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज पार्टी हॉल में गूंज गई थी। शौर्य छोड़ो ना मुझे अभी और मस्ती करनी है। ये पार्टी मेरे लिए है ना। शौर्य के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने पीहू को कंधे से पकड़कर उसे सीधा करने की कोशिश की। पीहू प्लीज, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम बेहोश हो सकती हो। लेकिन शौर्य की बात सुनकर पीहू हंस दी थी। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। उसने अपना बैलेंस बनाने के लिए हाथ फैलाया, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए थे। अगर शौर्य ने उसे तुरंत नहीं पकड़ा होता तो वह जमीन पर गिर जाती। पार्टी हॉल में अब सबकी नजरें उस पर टिक चुकी थी। विक्रम सिंघानिया के चेहरे पर हल्की नाराजगी थी और कुछ मेहमान कानाफूसी करने लगे थे। नेत्रा जी ने नकली चिंता जताते हुए आगे बढ़कर कहा, शौर्य इसे कमरे में ले जाओ, लगता है इसे थोड़ी ज्यादा हो गई है। और परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पीहू ने नेत्रा जी की बात को सुना और हंसकर बोली, अरे सासू माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं, मेरी इतनी चिंता कर रही हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। शौर्य ने बिना वक्त गवाए पीहू का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे हॉल से बाहर की ओर ले जाने लगा। हॉल से निकलते ही पीहू ने फिर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शौर्य तुम बहुत बुरी हो, मुझे पार्टी करने दो। शौर्य का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, बस बहुत हो गया पीहू, अब चुपचाप अंदर चलो। पीहू को महसूस हो रहा था कि उसका सिर भारी हो रहा है, लेकिन वो खुद को जबरदस्ती नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंची, पीहू फिर से डगमगा गई थी और शौर्य ने झट से उसे थाम लिया था। इस बार उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। बस पीहू, अब और ड्रामा नहीं। दरवाजा खुलते ही शौर्य ने पीहू को सीधे अंदर लाकर बेड पर बैठा दिया था। पीहू ने नाराजगी से मुंह फुलाया और बोली, तुम बहुत रूड हो शौर्य, मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा लाए। शौर्य ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने एक गिलास पानी भरकर पीहू की ओर बढ़ाया। चुपचाप पानी पियो और आराम करो। लेकिन पीहू ने शौर्य का हाथ झटक दिया था। नहीं चाहिए। शौर्य ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। ठीक है, मत पियो, लेकिन अब यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। वह मुट्ठियां भींचते हुए खिड़की के पास चला गया था, जबकि पीहू लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पीहू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब भी कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और लड़खड़ाते हुए बेड की ओर बढ़ी। तुमने सुना नहीं, यहाँ से हिलना मत। शौर्य की कड़कती आवाज फिर से कमरे में गूंज उठी थी। पीहू ने सिर उठाया और हल्की नाराजगी से उसे देखा। अरे हिटलर, तुम्हारी डिक्टेटरशिप ना सिर्फ बाहर चलती होगी, मुझ पर नहीं। पीहू ने बुदबुदाते हुए कहा। शौर्य खिड़की के पास खड़ा हुआ था, मुट्ठियां भींचे, लेकिन उसकी नजरों के कोने से पीहू को घूर भी रहा था। उसे यकीन था कि कोई न कोई ड्रामा जरूर करेगी। शौर्य पार्टी में हुए तमाशे के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी पीहू ने बेड पर बैठने की कोशिश की और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उफ, ये बिस्तर इतनी जल्दी कैसे खिसक गया। पीहू ने हैरानी से खुद को देखा। वह झटके से पलटा और उसे नीचे गिरा देखकर अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। कमाल है, खड़ी भी नहीं रह सकती और मुझसे बहस करने चली हो। पीहू ने गुस्से से उसे घूरा। बहस नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि तुम बहुत रूड हो। वह मुस्कुराया, लेकिन चेहरा छुपाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर गहरी सांस लेते हुए वापस मुड़ा और झुका। चलो उठो। पीहू ने जानबूझकर हाथ देने से मना कर दिया। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं खुद उठ सकती हूँ। उसने एड़ी चूटी का जोर लगाया, लेकिन एक बार फिर से नाकाम रही। वह सिर हिलाते हुए उसके करीब आया और झुककर उसके कमर के पास हाथ डालते हुए झटके से उसे उठा दिया। शौर्य के इस तरह करीब आने से पीहू चौंक गई थी। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिद से पहले ही डील कर रहा हूँ, उसने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा। पीहू कुछ पल के लिए हैरान रह गई थी। उसकी पकड़ अब उसकी कमर पर थी। शौर्य के करीब होने का एहसास पीहू की तेज धड़कनों को और तेज कर रहा था, लेकिन तभी उसने सिर झटका और अपनी हरकतों पर वापस आ गई। वैसे तुम इतने केयरिंग कब से हो गई शौर्य? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। वह मुस्कुराया। मतलब अब मैं रूड भी नहीं लग रहा? पीहू ने जल्दी से नजरें चुराई। पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम इतने बुरे भी नहीं हो अब। शौर्य ने हल्की मुस्कान दबाते हुए सिर झुकाया। तो अब मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता? पीहू ने जल्दी से नजरें चुरा ली थी। पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। शौर्य ने भौहें उठाई। अच्छा, तो इसका मतलब मैं थोड़ा अच्छा हूँ। पीहू ने उसे घूरा। तुम्हें अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक है ना? शौर्य ने कंधे उचका दिए। अब जब तुमने कह ही दिया है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, तो थोड़ा कंफर्म कर रहा था बस। पीहू ने गुस्से से तकिया उठाकर जोर से शौर्य को दे मारा, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और वह खुद बेड के नीचे गिर पड़ी। पीहू की इन बचकानी हरकतों को देखकर शौर्य अपनी हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वह जोर जोर से हंसने लगा। तुम सच में कमाल हो पीहू, खुद को ही बार बार गिरा रही हो। पीहू ने गुस्से में उसे घूरा। मैं गिरी नहीं हूँ, बस ज़मीन पर रेस्ट कर रही हूँ। शौर्य ने मजाक उड़ाते हुए हाथ बढ़ाया। चलो, आराम कर लिया हो तो उठ भी जाओ। पीहू ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मैं खुद उठ सकती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, वह फिर से धड़ाम से गिर गई थी। इस बार शौर्य ने हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। ओह गॉड पीहू। लेकिन तभी पीहू ने शौर्य को शर्ट से पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। जैसे ही पीहू ने शौर्य की शर्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींचा, उसकी शरारती आंखों में कलीक सी चमक थी। शौर्य, जो अभी तक उसकी बेवकूफ़ियों पर हंस रहा था, अचानक सीरियस हो गया था। पीहू, पीहू ये क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ धीमी और हल्की लड़खड़ाई हुई थी। पीहू ने हल्की मुस्कान के साथ उसके कॉलर को और कसकर पकड़ लिया था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत हंस लिए हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा, और बिना कोई मौका दिए उसने शौर्य के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। पीहू की इस अचानक की गई हरकत की वजह से शौर्य का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। उसकी हर नस कह रही थी कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन पीहू की नज़दीकी, उसकी खुशबू और उसके होठों की गर्मी ने जैसे उसे जकड़ लिया था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पीहू ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाईं और उसे और अपने करीब खींच लिया,
तो शौर्य का संयम भी टूट गया था। उसके हाथ अपने आप पीहू की कमर पर आ गए थे और धीरे धीरे पीहू की इस हरकत का जवाब देना शुरू कर दिया था। किस पहले तो हल्का था, जैसे कोई शक बाकी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें प्यास घुलती चली गई थी। कमरे में अचानक हर आवाज़ जैसे धीमी हो गई थी। बस उनके दिलों की धड़कन थी जो कि एक दूसरे के साथ धड़क रही थी। लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट हुई और दोनों झटके से अलग हो गए थे। पीहू की सांसें तेज चल रही थी, गाल गर्म थे और शौर्य ने अपनी उंगलियां बालों में फिराते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। ये क्या था? शौर्य ने खुद को नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की। पीहू ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो फिर से करके समझाऊं? शौर्य जो अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली थी। तुम सच में मेरी बर्बादी का प्लान कर रही हो पीहू? और कमरे में एक बार फिर से हंसी गूंज उठी थी, लेकिन इस बार उसमें एक नई गर्माहट थी, एक नया एहसास जिसे दोनों ने महसूस किया था लेकिन अभी तक कबूल नहीं किया था। शौर्य ने गहरी सांस लेकर पीहू की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही मोहक शरारत थी जिसने शौर्य का चैन छीन लिया था। शौर्य ने पीहू का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में दिखा, पीहू अभी ये सब ठीक नहीं है। लेकिन पीहू अभी भी उसकी शर्ट पकड़े हुए थी, जैसे उसे छोड़ने का कोई इरादा ही ना हो। शौर्य ने गहरी सांस ली और धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए एक हल्की मुस्कान दी। अगर तुमने फिर से करने की बात की ना, तो इस बार पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा पीहू। उसकी आवाज़ में हल्की चेतावनी थी, लेकिन आंखों में गहराता प्यार था। पीहू ने हल्के से सिर झुकाया और उसके कॉलर से खेलते हुए मुस्कुराई। और अगर मैं यही चाहती हूँ तो? शौर्य की सांसें रुक गई थी। उसने धीरे से पीहू की ठोड़ी उठाई और उसे अपनी नज़रों में कैद करते हुए बोला, फिर शिकायत मत करना कि मैंने मौका नहीं दिया था। इससे पहले कि पीहू कोई जवाब दे पाती, शौर्य ने उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया था। उनकी सांसें आपस में घुल गई थी। शौर्य की उंगलियां पीहू की कमर से होते हुए उसकी पीठ पर टिक गई थीं और पीहू की उंगलियां भी उसके बालों में उलझ गई थीं। दोनों वक्त और दुनिया को भूल चुके थे। बस एक दूसरे का एहसास था और एक दूसरे की गर्म सांसें थीं। कमरे की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर गिर रही थी और उनकी परछाइयां भी जैसे एक दूसरे में समा रही थीं। शौर्य ने आखिरकार खुद को पीहू से अलग किया, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिसे पीहू का दिल जोर से धड़क उठा था। अब समझ आया या फिर से करके समझाऊं? इस बार शौर्य ने वही शब्द दोहराए, लेकिन उसकी आवाज़ में मोहब्बत की हल्की गर्मी थी। पीहू की सांसें अब भी तेज चल रही थी और उसकी आंखें शौर्य की गहरी मोहक नज़रों में खो चुकी थी। शौर्य ने हल्के से उसकी उंगलियां थाम ली थीं, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पकड़ को और भी कस दिया था। शौर्य ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड की ओर बढ़ने लगा था। पीहू ने शौर्य के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मैं गिर जाऊंगी शौर्य। अब गिरने का कोई चांस नहीं पीहू, क्योंकि मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पीहू ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली थी। और अगर गिरना चाहूँ तो? शौर्य ने उसे बेड पर हल्के से बिठाते हुए उसकी ठोड़ी ऊपर की। तो अभी मैं तुम्हें थाम लूँगा पीहू, हमेशा। पीहू की सांसें गहरी हो रही थीं। उसकी धड़कनें शौर्य को करीब आती मौजूदगी को महसूस कर रही थीं। पीहू के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि शायद शौर्य भी उन्हें सुन सकता था। शौर्य ने बेहद धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे किसी अनमोल चीज़ों को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां पहले पीहू के बालों की लटों से टकराईं जो उसके चेहरे पर गिर आई थीं। उसने उन नर्म लटों को हल्के से कान के पीछे सरकाया और फिर उसकी नाजुक त्वचा को अपने स्पर्श से महसूस किया। उसका अंगूठा पीहू के गालों पर हल्की सी गर्माहट छोड़ता चला गया था। जैसे ही शौर्य ने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर आगे बढ़ाईं, पीहू ने एक गहरी सांस ली और अनजाने में ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। शौर्य की आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, उसके बंद होते हुए कांपती पलकों पर, उसकी गुलाबती पड़ती सांसों पर और उस हल्के कंपकपाते होठों पर जो कि किसी अनकही ख्वाहिश को जाहिर कर रहे थे। धीरे धीरे शौर्य ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से थाम लिया था और उस खुद को और करीब कर दिया था। उनके बीच की दूरी अब नाम मात्र रह गई थी। शौर्य ने हल्के से फुसफुसाया, पीहू। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो खुद को रोकना चाहता हो लेकिन चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। पीहू ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी पलकें भारी लग रही थी और उसकी नज़रें शौर्य की आंखों से मिल रही थीं। उनमें एक गहराई थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। और फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी हिचक के, शौर्य ने पीहू के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसे अपनी ओर करीब खींच लिया था। उनके होठों के बीच की दूरी खत्म हो गई थी और यह पहला स्पर्श किसी हल्की सिरन भरी हवा की तरह था। धीमे धीमे ये छुअन गहरी होती चली गई थी, जैसे कोई भूले हुए जज्बात पहली बार जाग रहे हों। शौर्य का एक हाथ अभी पीहू की कमर पर था और उसे अपने करीब खींचता हुआ और दूसरा उसके गालों को थामे हुआ था, जैसे यकीन दिला रहा हो कि यह सिर्फ एक सपना नहीं। कमरे की हवा अब पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो गई थी। खिड़की पर टंगे पर्दे भी हौले हौले हिल रहे थे, लेकिन अंदर मौजूद दो धड़कते हुए दिलों को इस वक्त किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं थी। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी। हल्की हवा पर्दों को सरका रही थी और खिड़की से आती धूप सीधे बेड तक पहुंच रही थी। पीहू ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए खोली और हल्की करवट को बदला। ड्रिंक के असर की वजह से उसका सर अब भी भारी हो रहा था। जैसे ही उसने खुद को समेटना चाहा, उसे एहसास हुआ कि शौर्य की बाहें अभी उसकी कमर के इर्द गिर्द थीं। उसका सिर शौर्य के सीने पर टिका हुआ था और शौर्य के सांसों की गर्माहट उसके माथे को छू रही थी। पीहू हल्के से मुस्कुराई, लेकिन तभी शौर्य ने करवट बदली और नींद में ही उसे और अपने करीब खींच लिया था।
शौर्य ने आधी आंखें खोलते हुए पीहू की ओर देखा और एक काली मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी। आज सुबह भी इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो पीहू? उसकी आवाज़ में अभी भी नींद से भरी हुई थी। पीहू ने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, क्योंकि अब हमें उठना चाहिए शौर्य। शौर्य ने हल्के से उसकी कमर पर पकड़ और भी मजबूत कर दी थी। नहीं, थोड़ी देर और, अभी बस तुम यहीं रहो, मेरे पास, सिर्फ मेरे पास। पीहू ने हल्के से उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन शौर्य की मजबूत बाहों ने उसे और भी कस लिया था। उसकी नींद भरी आवाज़ में हल्की शरारत थी। इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो मिस पीहू? पीहू ने उसकी छाती पर हल्का सा धक्का दिया। शौर्य उठो, सुबह हो गई है। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। सुबह हो गई है तो क्या, तुम्हें कहीं जाना है क्या? पीहू ने गुस्से में उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उसे अपने और भी करीब कर लिया था। शौर्य, पीहू ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। शौर्य ने सिर थोड़ा झुकाया, उसका माथा अपने माथे से सटाया और हल्की आवाज़ में फुसफुसाया, बस थोड़ी देर और पीहू, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। पीहू ने शौर्य की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ की हल्की कांपती गर्माहट और स्पर्श में छिपी गहराई ने पीहू को कुछ पलों के लिए जड़ कर दिया था। शौर्य ने अपनी उंगलियों से हल्के से उसके गालों को छुआ, जैसे यकीन कर रहा हो कि वह सच में उसके पास है। शौर्य, पीहू की आवाज़ धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शौर्य ने अपनी उंगलियां उसकी कमर के इर्द गिर्द और भी मजबूत कर ली थी। तुम अभी उठना नहीं चाहती? उसकी आंखों में एक शरारत थी। पीहू ने उसकी छाती पर हल्की सी धमकी दी, अगर मैंने हाँ कहा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? शौर्य हल्का सा हंसा, बिल्कुल नहीं। पीहू ने गहरी सांस ली। तुम कभी नहीं सुधरोगे शौर्य, और तुम कभी नहीं मानोगी। शौर्य ने उसकी नाक छूते हुए कहा और पीहू को अपनी बाहों में कैद कर फिर से सो गया। तो वहीं दूसरी तरफ घर में किसी नए शख्स की एंट्री हो चुकी थी। एक परछाई शांत कदमों से घर में दाखिल हो रही थी। घर के नौकर चाकर दक्ष को इतने साल बाद फिर से वापस मेंशन में देखकर हैरान रह गए थे। सालों बाद अपनी पुश्तैनी हवेली में कदम रखते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। घर के नौकर चाकर उसे देखकर सहम गए थे। वर्षों पहले जिस लड़के को इस घर से दूर भेजा गया था, वह अब एक मजबूत, इंप्रेसिव और सख्त मिजाज शख्स बनकर वापस आ चुका था। दक्ष बाबू, बूढ़े हीरालाल जो इस घर के पुराने नौकर थे, फुसफुसाए। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा, मगर उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। काफी बदल गया है ये घर, उसने धीमे से कहा, मानो हर कोने को गौर से निहारते हुए पुराने जख्मों को टटोल रहा हो। उधर शौर्य और पीहू। शौर्य अब भी पीहू के साथ कमरे में ही था जब अचानक बाहर हलचल सुनाई दी। नौकरों बीच हो रही बातचीत और हल्की फुल्की फुसफुसाहट से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पीहू ने माथे पर शिकन डाली, कोई आया है क्या? शौर्य ने भी सिर उठाया, उसकी नजरें शक से भरी हुई थी। तभी एक नौकर ने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खटखटाया। शौर्य बाबू, आपको नीचे बुलाया गया है। क्या हुआ? शौर्य ने सख्त आवाज में पूछा। नौकर ने घबराकर जवाब दिया, दक्ष बाबू लौट आए हैं। दक्ष का नाम सुनते ही कमरे की वजह से भारी हो गई थी। शौर्य का शरीर अचानक अकड़ गया था। ये नाम, ये चेहरा, एक अजीब सा दर्द उसके जिस्म में दौड़ गया था। उसकी आंखों के आगे कुछ धुंधले दृश्य उभरने लगे थे। धधकती आग, चीखें, घुटन, एक छोटे लड़के की डर से भरी आंखें, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, जलती हुई लकड़ियों के गिरने की आवाज, धुएं में गिरी हुई एक परछाई और एक बच्चे की सिसकियां। ये तुम्हारी गलती है शौर्य, अगर तुम न होते तो ये सब न होता। वह शब्द जैसे गूंज रहे थे, जैसे आज भी उसके कानों में वही तंज, वही इल्जाम जिंदा था। शौर्य ने झटके से अपनी आंखें खोली, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पीहू ने चिंता से उसका चेहरा देखा। शौर्य, तुम ठीक तो हो ना? शौर्य ने कुछ पल खुद को संभाला और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नीचे जाना होगा पीहू। जैसे ही शौर्य नीचे पहुंचा, उसकी नजरें सामने खड़े शख्स से टकराईं। दक्ष पूरी शालीनता के साथ एक हाथ जैकेट की जेब में डाले हुए खड़ा था। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, एक ठंडी जानलेवा शांति थी। शौर्य, दक्ष ने बेहद धीमी मगर सधी हुई आवाज में कहा। शौर्य ने अपने जबड़े भींच लिए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दक्ष? दक्ष ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। क्यों? क्या अपने घर लौटने के लिए मुझे किसी की इजाज़त लेनी होगी? शौर्य ने एकदम आगे बढ़ाया। ये तुम्हारा घर था, लेकिन तुमने इसे कब का छोड़ दिया था? दक्ष ने हल्के से हंसा, मगर उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। क्या सच में छोड़ा था, या फिर? उसने एक लंबा ठहराव लिया। मुझे ज़बरदस्ती दूर भेजा गया था इस घर से, सिर्फ तुम्हारी वजह से शौर्य। शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सख्त हो गए थे। इसी बीच पीछे से एक और आवाज़ आई, दक्ष। नेत्रा जी। वे धीमे कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उनकी आंखें हल्की सी नम थी, लेकिन भावनाओं को उन्होंने हमेशा की तरह काबू में रखा हुआ था। दक्ष। नेत्रा जी की आवाज़ हॉल में गूंज उठी थी। उनका लहजा सख्त था, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जिसे उन्होंने बरसों से अपने भीतर कैद करके रखा हुआ था। दक्ष ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, माँ, बहुत साल हो गए हैं ना? नेत्रा जी कुछ पलों तक चुप रहीं। उनकी नजर दक्ष के चेहरे पर गई, जिसमें अब मासूमियत की जगह मैच्योरिटी और एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। उनके होंठ कांपे, मानो बहुत कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द उनकी जुबान तक आकर ठिठक गए थे। शौर्य ने उनकी आंखों में झांकते हुए एक कदम पीछे लिया। उसे महसूस हो रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसा था जो उसे नहीं बताया गया था। तुम यहाँ क्यों आए हो दक्ष? नेत्रा जी ने खुद को संभालते हुए पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर हल्के से सिर झुकाया। आपसे मिलने आया हूँ माँ। इतने सालों बाद क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने माँ से, पिता से और अपने छोटे भाई से मिलूं? नेत्रा जी की उंगलियां हल्के से कांप गई थीं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली थी, जैसे खुद को कमजोर पड़ने से रोक रही हों। शौर्य, ये सब देखकर वो अनकंफर्टेबल हो गया था। उसने कठोर लहजे में कहा, साफ साफ कहो दक्ष, इतने साल तुमने इस घर की तरफ देखा तक नहीं, और अब अचानक तुम यहाँ क्यों आए हो? दक्ष की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। उसने सीधा नेत्रा जी की ओर देखा और धीमे मगर ठोस शब्दों में कहा, शायद माँ ही इसका जवाब दे सकती हैं शौर्य। शौर्य ने चौंककर नेत्रा जी की ओर देखा। नेत्रा जी की आंखों में एक पल के लिए असमंजस तैर गया था। उन्होंने नजरें झुका ली थी, मगर उनकी उंगलियां साड़ी के पल्लों को मरोड़ने लगी थी। दक्ष ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर नेत्रा जी के सामने खड़ा हो गया था।
आप मुझसे मिलना चाहती थी ना, है ना? तभी तो आज इतने सालों बाद आप चुपचाप मुझसे मिलने जाने वाली थी। शौर्य का दिमाग घूम गया था। क्या? नेत्रा जी ने तुरंत उसकी ओर देखा, जैसे वे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर दक्ष ने एक और तीर छोड़ दिया। क्या हुआ माँ? जब दुनिया के सामने मुझे अपनाने से डर लगता था तब आपने मुझे दूर भेज दिया, लेकिन जब सब कुछ खो जाने का डर है तो याद आ गई मेरी। नेत्रा जी की आंखों में दर्द छलक आया था। उनका कड़ा चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ गया था और उनकी आवाज़ पहली बार कांप गई थी। ऐसा मत कहो बेटा। शौर्य को पहली बार ये सुनकर अजीब झटका लगा। बेटा? ये शब्द वह हमेशा अपने लिए सुनता आया था, लेकिन आज वह किसी और के लिए बोला गया था। शौर्य ने ठंडी आवाज़ में पूछा, नेत्रा जी, क्या सच में आप चुपचाप इससे मिलने जाने वाली थी? नेत्रा जी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे यह सवाल उनसे सहा नहीं गया था। दक्ष ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या हुआ माँ? सच बोलने में तकलीफ हो रही है? नेत्रा जी ने धीरे से आंखें खोली और उनकी नज़रें शौर्य से मिली। इस बार उनके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती लौट आई थी। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, मैं मिलने जा रही थी, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका सामना हम एक दिन में नहीं कर सकते। शौर्य का चेहरा कठोर हो गया था। कौन सा सच नेत्रा जी? नेत्रा जी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि मैं एक माँ हूँ और दक्ष मेरा अपना बेटा है, जिसे सिर्फ तुम्हारी वजह से कभी मेरा बेटा नहीं कह पाई। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने बेटे से इतने साल दूर होना पड़ा। हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया था। शौर्य की सांसें भारी हो गई थी। दक्ष की आंखों में एक गहरी चमक आ गई थी। तो अब कबूल कर ही लिया माँ? शौर्य के भीतर कुछ टूट रहा था। नेत्रा जी, तो आप मुझसे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ? नेत्रा जी की आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया था। ये नफरत नहीं थी शौर्य, ये मजबूरी थी। अगर उस दिन तुमने मेंशन में आग न लगाई होती तो आज मेरा बेटा भी अपने पिता के प्यार और माँ की ममता के लिए नहीं तड़पता। जिस दिन विक्रम ने दक्ष को मुझसे दूर किया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जैसे तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर गया था, वैसे ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हर उस इंसान को दूर कर दूंगी जो तुमसे प्यार करेगा। शौर्य को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही हो। उसने धीरे से कहा, तो आप हमेशा से इसे मुझसे ज़्यादा चाहती थी? नेत्रा जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और शौर्य के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुम दोनों से प्यार किया है। मगर दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मगर मुझसे मिलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई, है ना? शौर्य की आंखों में दर्द और गुस्से का अजीब सा एहसास था। उसने एक कदम पीछे लिया। अगर आपसे ये सच कहने की हिम्मत नहीं तो मुझे अपने बेटे की तरह अपनाने का हक भी नहीं था। नेत्रा जी, आपने हम दोनों के साथ ही ठीक नहीं किया। नेत्रा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। हॉल में पसरे सन्नाटे के बीच शौर्य के दिल में तूफान उठ रहा था। उसकी पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। आपने मुझसे ये सबसे बड़ा सच क्यों छुपाया? उसका गला सूखने लगा था। क्यों नेत्रा जी? शौर्य ने सख्त लहजे में पूछा। नेत्रा जी ने तीखे लहजे में कहा, क्योंकि जब तुम्हें पता चला कि दक्ष मेरा और तुम्हारे पिता विक्रम सिंघानिया का बेटा है तो तुम अपना आपा खो बैठे थे और तुमने गुस्से में घर को तहस नहस कर दिया था, जिस वजह से मेंशन में आग लग गई थी। और आग वाले इंसिडेंट के बाद विक्रम इतना डर गए थे कि उन्होंने दक्ष को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया था ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। शौर्य ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा और दक्ष की ओर देखा। लेकिन ऐसा कुछ मुझे क्यों याद नहीं, क्योंकि आग वाले इंसिडेंट के बाद तुम शौक में चले गए थे शौर्य। तुम्हें बस इतना याद था कि दक्ष तुम्हें छोड़कर चला गया था। पर दक्ष तो अनाथ आश्रम में रहता था ना, और वहीं से मेरी और दक्ष की दोस्ती हुई थी। तो फिर वह आपका और डैड का बेटा कैसे हो सकता है? और ये सब है क्या? पीहू ने दूर से सब देखा। उसे समझ आ रहा था कि शौर्य के लिए झटका कितना बड़ा था। उसने धीरे से शौर्य का हाथ पकड़ा। शौर्य, शायद सच इतना आसान नहीं था। शायद इसके पीछे कोई और वजह हो। दक्ष अभी बेहद शांत था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था। अब सच सामने आ चुका है माँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आखिर मैं भी तो विक्रम सिंघानिया का बेटा हूँ। फिर मुझे भी मेरा हक चाहिए, मुझे भी सिंघानिया का नाम चाहिए। मेरे साथ इतना गैरों जैसा बर्ताव क्यों? आखिर दक्ष इतने सालों बाद क्यों लौट कर आया है? क्या शौर्य इस सच को बर्दाश्त कर पाएगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसके पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।